हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है, यह हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कला और संस्कृति, और इस टॉपिक से ही आपके 4 से 5 प्रश्न डायरेक्टली जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे कला और संस्कृति जो है ये स्टैटिक जीके का ही एक पार्ट है। इसमें हमने स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन मिक्स किए हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके कला और संस्कृति वाले टॉपिक से भी हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा सेशन सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी को जो है टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो प्रश्नों की टोटल संख्या रहने वाली है वो टोटल रहने वाली है 30, राइट। और आपको मैं बता रहा हूं, इस 30 में से कम आपको 22 का स्कोर करना है। देखो, मैं इतना स्कोर कम दे रहा हूं, नहीं तो 25 प्लस का भी स्कोर दे सकते हैं। पहली क्लास है कला और संस्कृति की, आज की पहली क्लास है। 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन लेके आएंगे अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा बेटर होगा तो। 30 क्वेश्चन है, कम से कम 22 क्वेश्चन राइट करने हैं। अब इस 30 के साथ साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो 50 प्लस क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, नोंगक्रेम नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? 80% के आसपास जो प्रश्न है ना, वो टीसीएस के एकदम नए पैटर्न पे हैं और बहुत सारे लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। आंसर करिएगा सर। अगर आप सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं ना, मेघालय, आपका आंसर करेक्ट है। नोंगक्रेम नृत्य उत्सव मेघालय में मनाया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सोनल मानसिंह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, यह आपको बताना है। ओडिशी, कथकली, सत्रिय या फिर कथक। जल्दी आंसर दीजिएगा। देखो, ऐसे आपके पास लंबी स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं आजकल। अब इस प्रश्न को करने से क्या बेनिफिट है, आपके 3 से 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। क्या पता भाई इसका एकदम अपोजिट पूछ दे, है ना। पहले हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिएगा, सोनल मानसिंह जो है ये ओडिशी नृत्य करती हैं, प्लस साथ में भरतनाट्यम भी करती हैं। साथ में भरतनाट्यम नृत्य भी करती हैं। अगर ऑप्शंस में ओडिशा नहीं आएगा, ओडिशी नहीं आएगा, तो भरतनाट्यम को आंसर जरूर करिएगा। ठीक है। अब इसका उल्टा कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम नृत्य से है। ठीक है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, सन भी पूछ सकता है। या फिर पूछेगा उन्हें 1992 में कौन सा पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण। 2003 में पद्म विभूषण, और सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत बेहतरीन बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है आज की क्लास में, बस आप लोग टेस्ट लगाइएगा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोनालू उत्सव हाल ही में चर्चा में रहा है और पिछले साल भी आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं लगातार। ये बोनालू उत्सव एक हिंदू त्योहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। किस राज्य से संबंधित है, यह बताना है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। आंसर दीजिएगा। बोनालू उत्सव किस राज्य से संबंधित है, यह आपको बताना है और बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया है भाई, दिल्ली पुलिस के हिसाब से हमने लेवल बढ़ाया है थोड़ा सा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन भी नहीं मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिक मिलेंगे आपको और कुछ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तेलंगाना। जिस भी भाई बहन ने ऑप्शन डी को दिया है ना, तेलंगाना, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आपके सामने है 4 नंबर। पंडित रविशंकर एक प्रसिद्ध डैश वादक थे जिनको उनकी खूबसूरत कला के लिए भारत सरकार ने 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बताइए, पंडित रविशंकर जो हैं वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये सिंपल प्रश्न पूछा है। अगर आप सभी ने यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी को दिया है ना, सितार, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। याद करने वाली चीज क्या है, जो मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा है, इनको 1999 में भारत रत्न मिला है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखो ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। देखो, आपसे पूछेगा इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है, आपके क्या पता ऑप्शन में ये भी दे दें और भी 2-4 दे दें। तो चीजें हमेशा कुछ कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ के आपके कहीं ना कहीं चीजें काम आती हैं, कहीं का पढ़ा हुआ कहीं और भी काम आ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है?
पंडित किशन महाराज, लतीफ खान, जाकिर हुसैन, उस्ताद रहमान खान, इनमें से कौन क्या है तबला वादक नहीं है? ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, उस्ताद रहमान खान। ये कौन सा यंत्र बजाते हैं, वाद्य यंत्र? तो ये बजाते हैं पखावज। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? रिस्कन बॉन्ड, अमिताभ घोष, किरण देसाई, दलाई लामा। ये जो पुस्तक है ना, ये समझ लो कि लास्ट के 2-3-4 साल में ना ये हर दूसरे तीसरे एग्जाम में आ रही है। टीसीएस के नए पैटर्न के हिसाब से पुस्तक पुरानी है, बट हर दूसरे तीसरे एग्जाम्स में आ रही हैं। जो राइटर है वो भी बहुत पुराने हैं, बहुत फेमस हैं। जल्दी आंसर करिए। देखो, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक, अगर आप सभी यहाँ पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं किरण देसाई, आपका आंसर बिल्कुल राइट है जी। रिस्कन बॉन्ड की तो हमने बहुत सारी पुस्तकें डिस्कस की हैं, मेरी हर दूसरी तीसरी क्लास में इनकी पुस्तक होती है, ठीक है ना। अमिताभ घोष, दलाई लामा की बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन थे? ए आर रहमान, जुबिन मेहता, पंडित रविशंकर, जाकिर हुसैन। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। सबसे पहली चीज आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। ग्रैमी पुरस्कार जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरी चीज, इसकी शुरुआत कब हुई ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले भारतीय पूछा है तो ये मिला है पंडित रविशंकर को। आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा जी। 1968 में ही मिला है आई थिंक, है ना। पंडित रविशंकर ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। ए आर रहमान को भी मिला है। द फिल्म आई थी ना इनकी, जय हो गाना है जो सॉन्ग है, फिल्म का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शायद मिलेनियर ऐसा कुछ फिल्म का नाम था। तो जय हो के लिए ए आर रहमान को भी मिला है। इनके बाद प्रथम मिला है पंडित रविशंकर को। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1959 में। यह भी आप सभी को पता होना चाहिए सर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसको गलत मत करिएगा, करवा करवा के हटे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान प्रश्न है, ठीक है। अब मैं आपसे ना 2-3 प्रश्न पूछूंगा यहाँ पे। आपको एक दो चीजें जो पता है, इसकी शुरुआत पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोलते थे। क्या बोलते थे? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, है ना, खेल रत्न पुरस्कार। शुरुआत कब हुई थी? 1991-92 में। पहले किसको मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को मिला था, जो चेस खेलते थे, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। जो हमने चीजें बताई हैं पहले मैं वही डिस्कस कर रहा हूं। इसके अलावा क्या है इसमें, उस टाइम यहाँ पे 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे जब ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब देखो, दूसरी चीज आपसे पूछेगा कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसे किस वर्ष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इसका नाम चेंज किया गया? तो 2021 में। 2021 में इसका नाम चेंज किया गया है। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है सब। अब 2-3 चीजें देखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से आपसे पूछेगा कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया, ठीक है, नहीं दिया गया। यहां पे क्या आंसर करेंगे? देखो, 2008 और 2014 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। इन 2 वर्षों में यह पुरस्कार नहीं बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। ये कहां पे काम आएगा? आपसे उल्टा पूछ सकता है कि 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है। आपके सामने 4 नाम दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो वहां पर ये चीजें काम आती हैं, आपको पता होना चाहिए। कहीं का पढ़ा हुआ कहीं और भी काम आ सकता है, बस पढ़ना ध्यान से है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था? आंसर करेंगे इसका जल्दी से भाई। आप लोग क्या आंसर देंगे? फटाफट से आंसर करिएगा इस प्रश्न का, क्या आंसर रहेगा जल्दी से। स्पुतनिक 1 जो है पहला कृत्रिम उपग्रह था, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? सोवियत संघ के द्वारा लॉन्च किया गया, ऑप्शन बी। कब लॉन्च किया गया? 1957 में
ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। भारत में भी आर्यभट्ट लॉन्च किया था, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। कला और संस्कृति वाला टॉपिक है, तो पुराने प्रश्न भी होंगे, नए प्रश्न भी डिस्कस होंगे। यहाँ पे आज आपका अच्छा टेस्ट लगने वाला है। ये टॉपिक जो है ना, ये थोड़े से बोरिंग होते हैं, स्टैटिक जीके थोड़ा पढ़ भी लेते हो, कला संस्कृति जो है कुछ लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है तो नहीं पढ़ते हैं, बट प्रश्न यहाँ से 4 से 5 आते हैं तो बहुत बड़ा नंबर है ये। पूरी जियोग्राफी पढ़ने के बाद आपके पास 4 से प्रश्न आएंगे, और जबकि ये कला और संस्कृति बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप 10 दिन में खत्म कर सकते हैं, 4 से 5 नंबर सिक्योर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखो ध्यान से, 1891 में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में कहां हुई थी? कोलकाता में, ठीक है ना। वर्तमान में कोलकाता में नहीं है। आपको पता है ना, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी जो है वह कोलकाता से कहां स्थानांतरित हुई थी? कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। तो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसको भी कोलकाता से कहां पे स्थापित किया गया? दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 है, भरहूत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, किस राज्य में अवस्थित है? यह बताना है, जल्दी बताइए। उम्मीद करूंगा आपने पढ़ा जरूर होगा, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना, परंतु इसको हम कला और संस्कृति से भी रिलेट कर सकते हैं। सेशन अगर पसंद आ रहा है, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लग रहा है, एक बार लाइक जरूर करिएगा सेशन को, है ना सर। देखो अब ध्यान से, भरहूत स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश में है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। दूसरी चीज क्या है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? यह प्रश्न आता है एग्जाम में, निर्माण किसके शासन काल में हुआ है? आंसर करिएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर देंगे? तो यह हुआ है इसका निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में। दूसरा प्रश्न क्या होता है, देखिएगा, भरहूत स्तूप की खोज किसने की, किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है, 1873 में कनिंघम के द्वारा इसे खोजा गया था, यह भी ध्यान रखिएगा, यह अलग प्रश्न है। इतनी चीजें याद रहेंगी। आगे चलें क्या? 12 नंबर पे चलते हैं। कर्नाटक में स्थित बीदर का किला निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया? देखो बीदर का किला है ना, इसीलिए ये हमने कला और संस्कृति में लिया है और ये टॉपिक भी बनता है, हिस्ट्री में भी रिलेट कर सकते हैं। बहमनी राजवंश, काकतीय राजवंश, चोल राजवंश, पांडेय राजवंश, आंसर दीजिएगा। निर्माण किसने करवाया था? तो अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। अहमद शाह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था और ये बहमनी राजवंश के शासक थे। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बीदर का किला कहां पे है? कर्नाटक में है, ये चीज याद रहेगी आपको। निर्माण बहमनी साम्राज्य के शासक अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नागर, द्रविड़ और बेसर हैं, आंसर करिए, क्या आंसर देंगे? थोड़ा सा ना जल्दी आंसर दिया करो आप लोग, ठीक है। अगर आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को बीच में रोक सकते हैं। देखो नागर, द्रविड़ और बेसर, हमारी क्लासेस लगा रहे हैं तो मैंने ये आपको बताया है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई से भी क्वेश्चन की डिटेल ये नहीं पता कि आपके किस क्वेश्चन में कहां पर काम आ जाए, ठीक है। तो जितना पढ़ो, देखो 100 प्रश्न पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100 प्रश्न पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ 50 प्रश्न ही पढ़िए। बट जितना पढ़िए उतना बेस्ट पढ़िए, एकदम स्ट्रॉन्ग पकड़िए, आउटपुट अच्छा लीजिए, ठीक है। आप बुक्स के एक बुक्स खत्म कर देंगे, उसमें से 50% भी याद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप उस बुक्स को 50% ही पढ़िए, उसमें से अगर आपको 40% भी याद है, मान लो आपने बुक का 50% पढ़ा है, ठीक है ना, 70-80% भी याद है तो इनफ है, इतना याद को पता होना चाहिए। देखो द्रविड़, नागर, बेसर क्या है? ये मुख्य मंदिरों की 3 शैलियां हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया है नागर जो है यह उत्तर भारत के मंदिर की शैली है। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली के बने होते हैं? नागर शैली के। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली के। बेसर शैली क्या है?
इन दोनों शैलियों का मिश्रण जो है वो बेसर शैली होता है। आगे मैंने प्रश्न भी लिया है इनसे, उसका भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक में स्थित गोल गुंबज किस शासक का मकबरा है? कुली कुतुब शाह, आदिल शाह, महमूद तुगलक, मोहम्मद शाह। गोल गुंबज कहां पे है? बीजापुर कर्नाटक में है। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है आपका, ठीक है। अब ये बताना है आपको कि ये किस शासक का मकबरा है। क्या सभी यहां पे ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं? आदिल शाह प्रथम का मकबरा है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इन्होंने किस धर्म को संरक्षण दिया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड, देखिएगा धर्म से प्रश्न बनते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कला और संस्कृति का ये बेहतरीन टॉपिक है। इसके अलावा नृत्य हो गए आपके, ठीक है। कला और संस्कृति स्टैटिक जीके प्लस दोनों मिला के नृत्य हैं, त्योहार हैं, उत्सव है, मेले हैं। ये तो भाई टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, शैव धर्म। आंसर मैच कर लीजिएगा। शैव धर्म क्या होते हैं? जो लोग शिव की उपासना करते थे उस समय में, उपासक थे, वो शैव धर्म कहलाते थे। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? ये मैंने पहले करवाया है प्रश्न भाई, ठीक है, पहले ये प्रश्न करवाया गया है। मैंने साथ में आपको ये भी बताया था कि जो श्रवण बेलगोला है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो श्रवण बेलगोला में बिताए थे। मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? एग्जाम में प्रश्न बनता है ना, अंतिम दिन कहाँ बिताए? मृत्यु कहाँ पे हुई? श्रवण बेलगोला में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस समय अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया था? तो इन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। और श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण गंग वंश के शासक चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। ऐसे ही और भी प्रश्न बनते हैं। पुरी में स्थित कोणार्क का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ठीक है, बहुत सारे हैं। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। 17 नंबर है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी 4 मठ हैं। ये कहां स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर कर दो आप लोग। रामानुज द्वारा, किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? महर्षि कपिल द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, अशोक द्वारा। 4 मठ कौन कौन से हैं? श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारिका और पुरी। करिए आंसर, क्या आंसर देंगे? आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किए गए हैं जी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग का काम क्या है? सेशन को लाइक करना काम है, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जितना हो सके अच्छे से रिवीजन करिए। 18 नंबर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना डैश को रामकिशन परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की थी। बेसिकली प्रश्न क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ठीक है ना। अब स्वामी विवेकानंद जी ने की है, यह प्रश्न कंप्लीट है आपका। एक प्रश्न कंप्लीट है। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। इसीलिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसी के साथ 1828 पता है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में हुई है। 1875 भी मुझे याद आता है कि आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की है। दयानंद सरस्वती जी ने। 1896 से क्या याद आता है? 1896 से कुछ याद आ रहा है आपको? 2-3 चीजें याद आनी ही चाहिए। पहली चीज क्या है? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 में। दूसरी चीज एक अपने इंडिया से रिलेटेड है, क्या कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। 1896 में पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया, यह ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तर भारत की नागर शैली से संबंधित नहीं है? अभी बताया है आपको कि नागर शैली उत्तर भारत से संबंधित है, द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो दक्षिण भारत में होते हैं, ठीक है ना।
अब इनमें से कौन सा ऐसा मंदिर है जो नागर शैली से संबंधित नहीं है? सिर्फ ऑप्शन देखकर ही आंसर बता दोगे आप लोग, मुझे इतना पता है बस। देखो तमिलनाडु लिखा है, तमिलनाडु राज्य कहां पे है? दक्षिण में है ना। रामेश्वरम मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का है, नागर शैली का नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, कोणार्क ओडिशा, दिलवाड़ा राजस्थान, ये उत्तर भारत के मंदिर हैं और ये नागर शैली के हैं। 20 नंबर आपके सामने, डैश एक भारतीय चित्रकला है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है जी। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, भारत या फिर राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। मोनालिसा के बारे में पता है, हमने बताया है आपको, आप इसका आंसर करिएगा। मोनालिसा क्या है? एक प्रसिद्ध पेंटिंग है और बहुत महंगी पेंटिंग है। पेंटर कौन है इसके? लियोनार्दो दा विंची, लियोनार्दो दा विंची। ठीक है, कहां के हैं ये? तो ये इटली के हैं। देखो ये सारी चीजें आपको तभी याद रहती हैं जब आप प्रैक्टिस और रिवीजन करोगे। हमारी भी प्रैक्टिस रिवीजन काफी चलती है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 20 क्वेश्चन आए और रट के अपना चल देंगे। प्रैक्टिस रिवीजन करोगे, देखो खड़े होने का भी एक कॉन्फिडेंस होता है। बिना रिवीजन, बिना आपकी नॉलेज के आप खड़े होके सिर्फ क्या कर सकते हो? आओगे, ऑप्शन टिक करके चले जाओगे, यही कर सकते हो ना। तो बात ऐसी है कि जितना पढ़ोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतना आपके माइंड में बेटर रहेगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको पढ़ना है, रिवीजन करना ही करना है। आप 1 महीना पढ़ाई छोड़ दो, देखो बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है? बनी ठनी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनी ठनी चित्रकला जो है ये किशनगढ़ से संबंधित है। ठीक है, दूसरी चीज, मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो मधुबनी बिहार की लोक कला शैली है, चित्रकला नहीं है, लोक कला शैली है। वारली जो है ये महाराष्ट्र की लोक कला शैली है, ये ध्यान रखिएगा, करवा रखा है वैसे तो, फिर से लिख देते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश राज्य से संबंधित कलारी पट्टू एक मार्शल आर्ट युद्ध कला है। देखो कलरी पायपट्टू है, इसको कलरी पट्टू भी बोलते हैं, कलरी पट्टू भी बोलते हैं शॉर्टकट में, अब तो कलरी पट्टू ही बोला जाता है इसे। ठीक है, यह किस राज्य से संबंधित है और ये क्या है? एक युद्ध कला है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे ऑप्शन में क्या पता दूसरे नृत्य दे दे, इनमें से कौन से नृत्य युद्ध में किए जाते हैं, मार्शल आर्ट की कला है, तो कलरी पट्टू नृत्य है। ये केरल राज्य से संबंधित है, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा जी। आंसर मैच करिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? देखो रत्नागिरी के साथ साथ एक और मठ जोड़ लो, ललितागिरी, ललितगिरी है ना, ललितगिरी मठ। ये दोनों की दोनों क्या हैं? बौद्ध मठ हैं। पूछेगा कौन से मठ हैं, तो ये दोनों की दोनों जो है बौद्ध मठ हैं। कहां पर स्थित हैं दोनों? तो जो भी ऑप्शन सी को बता रहे हैं ओडिशा, उनका आंसर जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। सभी का क्लियर है? चलें आगे, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 23 नंबर, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी आंसर दीजिए। 1952, 64, 54 या फिर 1972? ललित कला अकादमी बोला है ना आपको, बताइए इसका मुख्यालय यानी कि कहां स्थित है? तो ये दिल्ली में है। ठीक है, स्थापना हुई थी 1954 में, जो ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका राइट हो जाएगा आंसर यहां पे। इसके साथ साथ 1954 में आपको पता है ना, भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की शुरुआत 1954। मुझे 1954 से पंचशील समझौता भी याद आता है। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में हुआ है, भारत और चाइना के बीच में। पंचशील समझौता जो है ये भारत और चाइना के बीच में हुआ था 1954 में। 1964 क्या है? एफसीआई की स्थापना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। 1972 देखिए, पिन कोड की शुरुआत 1972 में स्टार्ट हुए थे, पिन कोड। ठीक है, दूसरा क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर, तो 1972 में शेर को हटाकर बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। इसके अलावा विश्व वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी 1972 में पारित हुआ है। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है?
आज हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क ऐसा है जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव या फिर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। 24 नंबर है, आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देंगे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चलें सॉल्यूशन पे। देखो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये कहां पे है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा ऑलवेज सभी को पता है असम में स्थित है, ठीक है। केवलादेव कहां पे है? भरतपुर राजस्थान। कहां पे है? भरतपुर राजस्थान में है। सुंदरवन तो भाई इसके बारे में तो बात करेंगे नहीं, वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर का लिया है हूबहू। कहां का? आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 वाले एग्जाम का। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 वाले एग्जाम से लिया है। भूपेन हजारिका एक प्रसिद्ध गीतकार और संगीतकार हैं। भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य से संबंधित हैं? नागालैंड, असम, मणिपुर, तेलंगाना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का प्रश्न है ये, आंसर करिएगा। चले सॉल्यूशन पे। देखो भूपेन हजारिका का संबंध असम से है। यह क्या है? गीतकार, संगीतकार, संगीत निर्माता वही बोल देते हैं इनको, ठीक है। चलिएगा 26 नंबर है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अमृता शेरगिल, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर राजा रवि वर्मा। विश्व भारती विश्वविद्यालय की बात करेंगे, मेरे हिसाब से 1921 में स्टैब्लिश्ड हुआ है ये, है ना। संस्थापक थे रविंद्रनाथ ठाकुर, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इन्हें विश्व कवि, कवि गुरु कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने शांति निकेतन की भी स्थापना की है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की है? तो इन्होंने की है, यह भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। सर्वप्रथम मरणोपरांत किस भारतीय को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त हुआ है? सबसे पहले मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला है? डॉक्टर सीवी रमन, लाला लाजपत राय, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। बताइए। भारत रत्न 1954 में शुरू हुए थे, क्लियर है ये बातें, ठीक है ना। 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था। पहले हमने बहुत पहले डिस्कस किया है अपनी ही क्लास में। राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी को मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला था, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अब क्या पूछा है कि मरणोपरांत 1966 में सबसे पहले दिया गया था, किनको? लाल बहादुर शास्त्री जी को। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जी। अच्छा देखो सीवी रमन को भी भारत रत्न मिला है। अगर इनसे प्रश्न बनेगा ना तो जानते हो क्या बनेगा? आपसे पूछेगा कि पहले वैज्ञानिक जिन्हें भारत रत्न मिला है, भारत के पहले वैज्ञानिक कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है? तो वो है डॉक्टर सीवी रमन। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार। पत्रकारिता यानी कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? आंसर क्या करेंगे? देखो पुलित्जर पुरस्कार आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। शुरुआत कब हुई थी? 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रैमी पुरस्कार हमने डिस्कस किया है 1959 में, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन पुरस्कार से प्रश्न बनता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सम्मान है। ऑस्कर पुरस्कार जो है यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है और यह वर्ल्ड लेवल पे है। भारत में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, पूरे विश्व लेवल पर ऑस्कर अवार्ड है। 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन और देखो 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैंने टारगेट दिया है अप्रोक्सीमेट 22 के आसपास क्वेश्चन राइट करने का। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितने राइट हुए हैं। प्लस 30 के बाद एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा, वो आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। ओल्ड टेस्टामेंट किस धर्म का समुदाय का पवित्र ग्रंथ है? ये क्या है? यहूदी धर्म, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ईसाई धर्म का ग्रंथ क्या है? बाइबल है, ठीक है। चलिए
आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होमवर्क का भी है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। संगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहां मनाया जाता है? करवाया गया प्रश्न है, बहुत बार रिपीट भी करवाया है। अगर अब भी गलत करेंगे जो पुराने विद्यार्थी हैं तो फिर तो बेनिफिट नहीं है भाई। प्रैक्टिस रिवीजन अच्छे से करिएगा। संगाई त्योहार जो है ये मणिपुर में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है जी। तो यहां पर आपके कला और संस्कृति प्लस कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके के भी समझ लीजिए। हमारे टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। सेशन बताइएगा आपको कैसा लगा है, प्रश्न की क्वालिटी कैसी लगी है। अगर हमारा इस कला और संस्कृति में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोग की तरफ से तो भाई अगली क्लास 50 क्वेश्चन की होगी। ठीक है ना। कल सोच रहे हैं कि एक करंट अफेयर का वीडियो भी आपके लिए लाएंगे, टॉप 100 क्वेश्चन फिलहाल। ठीक है ना। जनवरी से अक्टूबर तक के टॉप 100 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। कलमकारी किस राज्य की अत्यंत प्राचीन लोक कला शैली है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, तमिलनाडु। इसका आंसर सभी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो यही था आपका सेशन। 30 क्वेश्चन आपके आज की कंप्लीट होते हैं। बताइएगा सेशन कैसा लगा है। अपन मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।